अच्छा, जो सेकंड टॉपिक है हमारा चैप्टर 10 में वो है मैश एनालिसिस और इस पे भी दो न्यूमेरिकल हैं। और जो न्यूमेरिकल 10.3 है इसमें हमें आई सब्सक्रिप्ट ज़ीरो जो करंट है वो फाइंड आउट करना है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने इसको सर्किल किया हुआ है ग्रीन कलर से। तो मैश एनालिसिस में हम जो यूज़ करते हैं वो केवीएल करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास तीन मैशेस हैं, मैश 1 है, मैश 2 है और मैश 3 है। तो मैश 1 में हमने कैपिटल आई सब्सक्रिप्ट 1 करंट लिखा है और मैश 2 में कैपिटल आई सब्सक्रिप्ट 2 और मैश 3 में हमने कैपिटल आई सब्सक्रिप्ट 3 करंट लिखा है, जो कि हमें फाइंड करने हैं। क्योंकि अब ये ऐसी एनालिसिस है तो यहाँ पे हमने मैश करंट्स भी जो है कैपिटल आई से रिप्रेजेंट किए हैं। अच्छा, अब हम मैश 1 पे जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास एक 8 ओहम का रेजिस्टर है जिसकी इम्पीडेंस 8 ओहम है और एक इंडक्टर है जिसकी इम्पीडेंस J10 है और एक कैपेसिटर है जिसकी इम्पीडेंस जो है माइनस माइनस J2 है। तो अब यहाँ पे I1 जो कि इन तीनों कंपोनेंट में से फ्लो हो रहा है, तो हमने लिखा है 8 प्लस J10 माइनस J2 मल्टीप्लाइड विथ I1। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है और I3 फ्लो कर रहा है I1 के अपोजिट डायरेक्शन में। तो वो करंट J10 से फ्लो कर I3 जो है J10 से फ्लो कर रहा है और I2 जो है वो माइनस J2 से फ्लो कर रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे हमने माइनस यहाँ पे ऐड किए और यहाँ पे भी जो है माइनस की सिंबल ऐड किए और फिर माइनस J2 के साथ हमने I2 मल्टीप्लाई किया है और J10 के साथ I3 मल्टीप्लाई किया है और इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई भी जो है सोर्स वोल्टेज नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने मैश 2 पे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो मैश 2 पे जो है अगेन यहाँ पे तीन कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास माइनस J2 है, 4 ओहम है और माइनस J2 है और यहाँ पे एक ये वोल्टेज सोर्स भी है। तो I2 इन तीन कंपोनेंट्स में से फ्लो कर रहा है, तो हमने तीनों कंपोनेंट्स यहाँ पे लिखे हैं 4 माइनस J2 माइनस J2, क्योंकि यहाँ पे दो कैपेसिटर्स हैं और दोनों की जो है इम्पीडेंस माइनस J2 है, तो दोनों सेम हमने यहाँ पे रखे हैं और उनके साथ हमने I2 मल्टीप्लाई किया है। और अब I1 अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है माइनस J2 से, तो वो हमने यहाँ पे रखा है, उसके साथ हमने अपोजिट डायरेक्शन की वजह से माइनस लगाई है। और फिर जो I3 है वो फ़्लो कर रहा है माइनस J2 से और अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमने माइनस लगाई है। और फिर हमारे पास जो है ये वोल्टेज सोर्स है। अच्छा, अब जो वोल्टेज सोर्स की जो डायरेक्शन है वो करंट के हिसाब से अगर सेम होती तो हम इक्वल साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे पॉजिटिव में वो वोल्टेज लिखते। लेकिन क्योंकि I2 और वोल्टेज सोर्स की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, ठीक है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे वो असल में वोल्टेज जो होगी नेगेटिव होगी। लेकिन क्योंकि इक्वल की हमने ये वोल्टेज जो है लेफ़्ट साइड पे लिखी है, तो पॉजिटिव करके लिखी है हमने, वरना राइट साइड पे ये वोल्टेज जो होगी नेगेटिव होगी विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री, -20 विद द एंगल ऑफ 90 डिग्री। अच्छा, उसके बाद फिर हम मैश 3 में देख रहे हैं, तो वहाँ पे जो करंट है I3, वो वहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं और एक जो है हमारे पास करंट सोर्स है।
तो I3 एक्चुअली में वही करंट सोर्स के बराबर होगा। I3 इज इक्वल टू 5। अच्छा, अब तीनों इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं। तो वैसे तो हम जो है 3 इक्वेशंस हैं, तो अब हम I3 की जो वैल्यू जो सिंपलेस्ट फॉर्म में 5 के बराबर है वो हम पुट करेंगे। हम अपनी इक्वेशन जो मेश 1 और मेश 2 से हमने फाइंड आउट की है, तो इक्वेशन जो मेश 3 से हमने ऑब्टेन किए वो हम पुट करेंगे जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन की है मेश 1 और मेश 2 से। तो फिर हमारे पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी I1 और I2 के फॉर्म में। अच्छा, इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे I2 है, क्योंकि जो I0 है वो मेश 2 में फ़्लो कर रहा है। ठीक है, I0 मेश 2 में फ़्लो कर रहा है, तो हमें I2 अगर मिल जाएगा तो I0 भी हम I2 की हेल्प से डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे जो I0 है वो -I2 के बराबर है। अगर मेश 2 में आप देखें तो I0 जो है वो बराबर है -I2 के। तो नेक्स्ट स्लाइड पे अब चलते हैं। अब इसमें जो है कुछ भी नहीं है, हमें जो है क्रैमर्स रूल यूज़ करना है। तो फिर हम जो है यहाँ पे इक्वेशंस को जो है हम अपनी मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स का फॉर्म होता है क्रैमर्स रूल को सॉल्व करने के लिए मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इक्वेशंस को चेंज करेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास वेरिएबल्स जो हम जिनकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं I1 और I2 उनकी मैट्रिक्स है। और ये जो है जो कांस्टेंट्स हैं हमारे पास इक्वेशन इक्वल की दूसरी साइड पे उनकी मैट्रिक्स है। और ये जो कोएफिशिएंट्स हैं हमारे पास I1 और I2 के उनकी मैट्रिक्स है। फिर हमने डिटर्मिनेंट डेल्टा फाइंड आउट किया है, वो हमारे पास जो कोएफिशिएंट्स की मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट है। ठीक है, इसी तरह फिर हमें क्योंकि अभी सिर्फ I2 की ज़रूरत है तो हमने डेल्टा 1 फाइंड आउट नहीं किया, ना ही I1 फाइंड आउट किया, हमने डायरेक्टली डेल्टा 2 फाइंड आउट किया है। तो डेल्टा 2 फाइंड आउट करने के बाद फिर हमने I2 फाइंड आउट किया है जो कि बराबर होता है डेल्टा 2 ओवर डेल्टा। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अब डेल्टा 2 कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, जो कोएफिशिएंट्स वाली मैट्रिक्स है उसमें जो है क्योंकि डेल्टा 2 फाइंड आउट कर रहे हैं तो फिर हम जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे हम जो हमारे पास कांस्टेंट्स वाली मैट्रिक्स है। तो फिर वो कांस्टेंट्स वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ पे रखी है J50 और -J30। और फिर हमारे पास डेल्टा 2 का वैल्यू जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया है, उसको फिर हमने पोलर फॉर्म में चेंज किया है। और I2 की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। तो I2 की वैल्यू जो है मिल गई है, तो फिर I0 जो है हमारे पास वो -I2 के बराबर है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपको ये लग रहा होगा कि सिंपली हम जो है ये जो वैल्यू हमने I2 का फाइंड आउट किया है उसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ये जो माइनस है ये -1 है और वो -1 हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो पहले -1 को हम रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि बराबर होगा 1 और एंगल ऑफ 180। तो फिर 1 और एंगल ऑफ 180 को जब हम I2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को जब हम 6.12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेम रहेगा। और फिर 180 और -35 एंगल को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास जो है 144.78 एंगल बच जाएगी। अच्छा, अब इस 10.4 प्रॉब्लम में हमारे पास 4 मैशेज़ हैं और हमें जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो है V0 इस कैपेसिटर के अक्रॉस, जिसको मैंने ग्रीन लाइन से जो है सर्कल यहाँ पे बनाया है। अब यहाँ पे हमारे पास सुपर मैश का कॉन्सेप्ट भी यूज़ होगा। जैसे हमारे पास नोडल एनालिसिस में हमारे पास सुपर नोड था, अब यहाँ पे जो है हमारे पास सुपर मैश होगा।
अब सुपर मैश कब बनता है कि जब दो मैशेस में हमारे पास एक करंट सोर्स कॉमन हो। तो अब वहाँ पे मसला ये होता है कि जब हम इक्वेशन बनाते हैं मैश की, तो उस करंट सोर्स की वोल्टेज हम नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस करंट सोर्स का रेजिस्टेंस कितना है। तो फिर वोल्टेज क्योंकि हम नहीं लिख सकते, तो फिर हम उसको जो है एक्सक्लूड करते हैं, और फिर दो मैशेस को मिला के हम एक नया मैश बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है मैश 3 और मैश 4 को मिला के हमने एक सुपर मैश बनाया है, और हमने इस करंट सोर्स को एक्सक्लूड कर दिया है, या फिर अगर उस करंट सोर्स के साथ अगर कोई एलिमेंट भी होगा सीरीज़ में कनेक्टेड, तो उसको भी जो है हम एक्सक्लूड कर देंगे। और फिर क्योंकि अब वेरिएबल्स हमारे पास 4 हैं, I1, I2, I3 और I4, लेकिन हमारे पास मैशेस अब 3 बन रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं कि इस सुपर मैश पे हम KVL भी लगाते हैं और KCL भी लगाते हैं, ताकि हमारे पास चौथी इक्वेशन भी आ जाए। अच्छा, अब हम मैश 1 पे जो है अगर हम यहाँ पे मैश 1 पे जो है KVL अप्लाई करें, तो यहाँ पे हमारे पास दो जो है कंपोनेंट्स हैं। एक हमारे पास रेजिस्टर है और जो है दूसरा हमारे पास कैपेसिटर है। तो 8 ओहम है हमारे पास रेजिस्टर की इम्पीडेंस, और -j2 ओहम है हमारे पास कैपेसिटर की इम्पीडेंस, और एक हमारे पास जो है यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है। तो वोल्टेज सोर्स अगर हम इक्वल की दूसरी साइड पे रखते हैं तो +10 होता है, लेकिन हम यहाँ पे रख रहे हैं तो -10 है। और I1 जो फ़्लो कर रहा है वो 8 ओहम से भी फ़्लो कर रहा है और -j2 से भी फ़्लो कर रहा है। और I2 और I3 की जो डायरेक्शन है वो I1 के अपोजिट है, तो इस वजह से फिर हम जो I2 फ़्लो कर रहा है वो -j2 से फ़्लो कर रहा है। वो हमने I2 उसके साथ रखा है, लेकिन जो साइन है वो हमने नेगेटिव दी है, क्योंकि I2 की डायरेक्शन I1 के अपोजिट है। अगेन I3 जो है 8 ओहम रेजिस्टर से फ़्लो कर रहा है, लेकिन उसकी भी डायरेक्शन जो है I1 के कंपेरिजन में अपोजिट है, तो हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन रखी है। तो इस इक्वेशन को अगर हम 10 को दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे प्लस रखा है। और बाकी बाकी इक्वेशन ये वही ऊपर वाली है, सेम है। दूसरे मैश में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू 3 एम्पियर है, और वो जो करंट 3 एम्पियर फ़्लो कर रहा है वो I2 की अपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो कर रहा है। तो फिर हमने डायरेक्टली यहाँ पे I2 की जो है इक्वेशन रखी है, I2 इज़ इक्वल टू -3। और फिर जो सुपर मैश है वहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू -j4 है, और हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 6 ओहम है, और दूसरा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास 8 ओहम है, और जो है एक इंडक्टर है जिसकी वैल्यू j5 ओहम है। तो 4 कंपोनेंट्स हैं। और अब जब हम ये इक्वेशन बनाएंगे सुपर मैश की, तो जिस कंपोनेंट से I3 फ़्लो कर रहा है उसके साथ I3 रखेंगे, और जिस कंपोनेंट से I4 फ़्लो कर रहा है उसके साथ I4 रखेंगे। लेकिन इक्वेशन हम पूरे सुपर मैश की बनाएंगे, अलग अलग मैश 3 और मैश 4 की नहीं बनाएंगे। तो I3 जो फ़्लो कर रहा है वो -j4, और जो है यहाँ पे -j4 और जो है 8 ओहम से फ़्लो कर रहा है, तो वो हमने I3 के साथ यहाँ पे रखा है। और जो I4 है वो फ़्लो कर रहा है 6 ओहम और j5 से, तो वो हमने यहाँ पे 6 + j5 I4 के साथ रखा है। अगेन I1 और I2 की डायरेक्शन जो है रिवर्स है इन कंपैरिजन टू I3 और I4 के, तो फिर हम 8 ओहम के साथ I1 रखेंगे। लेकिन जो पोलरिटी है, या जो यहाँ पे
सिंबल है वो हम माइनस रखेंगे, ठीक है। और इसी तरह फिर जो I2 फ्लो कर रहा है J5 से, उसके साथ भी फिर हम माइनस रखेंगे। तो ये हमारे सुपर मैश की इक्वेशन है। अच्छा, अब इक्वेशन से तीन तीन तो मैशेस की बन गई हैं, लेकिन हमें एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो फिर हम एक नोड बनाते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे एक हमने नोड बनाया है A, तो हम वहाँ पे I3 और I4 की डायरेक्शंस को मेंशन कर रहे हैं, और बीच में हमारे पास एक करंट सोर्स भी है। तो इस नोड पे अगर हम जो है KCL लगाएं, तो हम KCL लगाएंगे तो वो हमारे पास इक्वेशन बन रही है कि I3 और जो सोर्स करंट है वो नोड A की तरफ फ्लो कर रहा है, और I4 जो है वो करंट लीव कर रहा है उस नोड को। तो फिर I4 इज़ इक्वल टू I3 प्लस 4 हमने यहाँ पे एक इक्वेशन बनाई है। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई हैं। अब ये है कि अगर हम मैट्रिसेस बनाएंगे इस इक्वेशन की क्रेमर रूल अप्लाई करने के लिए, तो हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, तो वो थोड़ा लेंदी काम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्योंकि I2 की ऑलरेडी वैल्यू गिवन है, तो I2 की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 4.1 में पुट करेंगे, और इसी तरह I4 की जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 4.3 में पुट करेंगे। तो सिर्फ हमारे पास 2 इक्वेशंस रह जाएंगी। वहाँ से हम जो है वैल्यू निकालेंगे। एक हम I1 का वैल्यू निकालेंगे, और दूसरा हम I3 का वैल्यू निकालेंगे। तो जब हमने इक्वेशन 4.1 और 2 को कंबाइन किया है, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। और जब हमने इक्वेशन 4.2 और 4.4 को कंबाइन किया है, तो हमें ये वाली इक्वेशन मिल गई। मतलब कोई भी इक्वेशंस कंबाइन करके हमें जो है 4 इक्वेशंस को 2 इक्वेशंस में रिड्यूस करना था, वो हमने यहाँ पे काम किया है। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, और उनको हमने फिर यहाँ पे मैट्रिसेस के फॉर्म में चेंज किया है। और यहाँ से फिर हम I1 और I3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे क्रेमर्स रूल यूज़ करके। अच्छा, यहाँ पे हम जो है एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन में एक वेरिएबल का वैल्यू पुट कर रहे हैं, और यहाँ पे हम 3 इक्वेशंस कंबाइन कर रहे हैं, इक्वेशन 4.2, 4.3 और 4.4। वो इस तरह के यहाँ पे जो है एक तो जो है हम I2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, दूसरा फिर हम I4 की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो ये 3 इक्वेशंस यहाँ पे यूज़ हो रही हैं। फिर हमें जो है इक्वेशन मिल रही है 10.4.6। तो इन मैट्रिसेस को सॉल्व करने के लिए फिर हम क्रेमर्स रूल यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सिर्फ डेल्टा 1 फाइंड आउट किया है, क्योंकि जो हमें चीज़ चाहिए V0, उसमें जो है सिर्फ I1 और I2 जो है हमें चाहिए। तो I2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है -3। बाकी हमें जो है I1 चाहिए। यहाँ पे देखें जो V0 है, हमारे पास, उसमें अगर V0 की हम इक्वेशन बनाएं, तो जो करंट फ्लो हो रहा है, एक तो I2 फ्लो हो रहा है और दूसरा I1 फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे जो V0 की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी I1, क्योंकि I1 यहाँ पे इस कैपेसिटर में इन हो रहा है, और यहाँ पे इसकी जहाँ से करंट इन हो रहा है वहाँ पे पोलरिटी पॉजिटिव है, ठीक है। और फिर I2 जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो V0 जो होगा हमारे पास बराबर होगा I1 माइनस I2 इंटू जो इस
कैपेसिटर का इम्पीडेंस है। तो जब हमने यहाँ पे I1 फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है, तो फिर V0 हम यहाँ पे उस इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर रहे हैं, जो कि बराबर है I1 माइनस I2 इंटू इम्पीडेंस ऑफ कैपेसिटर। तो सिंपल मैथमेटिक्स के बाद हमें यहाँ पे ये V0 मिल गया है।